नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। राजधानी लाइव के स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, जिसके चलते सदन काफी हंगामेदार रह सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने अपने तमाम विधायकों की उपस्थिति के लिए व्हिप जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने विधायकों की उपस्थिति पूर्ण रूप से दर्ज करवाने के लिए व्हिप जारी कर रखा है। गठबंधन सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव से पहले जेजेपी के अंदर ही बगावत के सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। मंगलवार को जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि अगर अकेले उनके वोट के साथ सरकार गिर जाती है तो वो इसे आज ही कर देंगे। लेकिन इससे क्या संदेश जाएगा? पूरी पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए। साथ ही जेजेपी विधायक ने यह कहा, ऐसी स्थिति अब आ गई है कि लोग हमें गांव में घुसने नहीं दे रहे। हमें लोगों के बीच खुद को बचाने के लिए सुरक्षा कवच की जरूरत है। साथ ही ये कहा कि या तो सरकार अगले 15 दिनों में किसानों के मुद्दे को हल करे, नहीं तो हमें अपना समर्थन सरकार से वापस लेना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक तक्षक जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बगावत के सुर जेजेपी में सुनाई पड़ रहे हैं, तो आज सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए अग्नि परीक्षा। जी बिल्कुल, देखिए ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी जेजेपी सरकार की आज जो है अग्नि परीक्षा विधानसभा के सत्र के दौरान ली जा सकती है। जो विपक्ष है कांग्रेस, वो उसकी ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर आज जो है बहस होगी, चर्चा होगी और उसके बाद जो है अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी। अगर वोटिंग होती है तो उस समय ये जरूर देखना होगा कि कितने जो विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कितने जो विधायक हैं वो जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के जो सरकार के पक्ष में वोट डालते हैं। क्योंकि किसानों का जो मुद्दा 100 दिन से अधिक हो गया है और ये एक लंबा अरसा है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और काफी जो संख्या में, जो सैकड़ों की संख्या में जो किसान है वो उनकी इस आंदोलन के दौरान जो है मौत भी हो चुकी है। तो इस किसान आंदोलन से जो अहम मुद्दा जो है वो इस लगातार जो है पिछले 5 माह से जब से बजट सत्र जारी हुआ है तब से जो है विधानसभा के सदन में जो है गूंज रहा है। तो अब जो है अविश्वास प्रस्ताव पे आज जो है चर्चा होगी और उस पर जो है ये देखना होगा कितने विधायक, क्योंकि हालांकि 56 विधायकों के समर्थन जो इस समय सरकार के पास है उसमें जो है बीजेपी के 40 है, जजपा के 10 है और निर्दलीय 5 और हलोपा हरियाणा लोकहित पार्टी जो गोपाल कांडा की पार्टी है उनका भी समर्थन जो है वो बीजेपी को है। और कांग्रेस के पास इस समय मौजूदा 31 में से 30 विधायक हैं, क्योंकि एक विधायक की जो है सदस्यता चली गई, वही निर्दलीय 2 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और बलराज कुंडू जो है उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ वोटिंग की बात करी है। तो कुल मिला के 2 तो 32 का आंकड़ा है और जो 45 जो विधायक हैं बहुमत के लिए चाहिए। लेकिन इससे कहीं अधिक जो है अभी जो बीजेपी जेजेपी सरकार है उसके पास जो बहुमत 56 के करीब का आंकड़ा जो है मौजूदा स्थिति में है। तो ऐसे में अब जो किसान का समर्थन करते हुए जो विधायक दिखे थे, जो क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस को व्हिप जारी कर दिया गया है, तो उसके बाद जो देवेंद्र सिंह बबली जो विधानसभा में और विधानसभा से बाहर भी जो किसानों की हित की बात करते नजर आए थे और किसानों के साथ खड़े होने की बात करी थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कल कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन व्हिप जारी होने के बाद उनकी मजबूरी होगी है कि वो पार्टी 6 लाइन से जो है बाहर नहीं जा सकते और जो है जो वोटिंग का अगर समय आता है तो उनको पार्टी के साथ रहते हुए सरकार के पक्ष में वोट डालना पड़ेगा। ये एक उनकी मजबूरी है। लेकिन हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इस तरह की स्थिति अब प्रदेश में पैदा होगी। मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, अपने अपने इलाके में किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते और ऐसी ही जो स्थिति है वो उनकी भी हो गई है। वो अपने इलाके में घुसने में भी मुश्किल उनको पैदा हो जाती है और जो किसान लगातार जो है उनसे समर्थन मांग रहे हैं और ऐसी स्थिति आ गई कि किसानों के डंडे भी उनको खाने पड़ सकते हैं। लोहे का हेलमेट और सुरक्षा कवच जो है बनवाना पड़ेगा अगर अपने इलाके में घुसना है तो। और इस पर जल्द ही जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कोई फैसला लेना चाहिए, 15 दिन के अंदर उनको कोई फैसला लेना चाहिए और सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए अगर अपने अपने इलाकों में उनको घुसने चाहते हैं या अपनी ये समस्या को इससे निजात दिलाना चाहते हैं तो उनको जरूर सरकार से अलग होने का ये जो
फैसला है वो लेना चाहिए, लेकिन वो अकेले रहकर इस फैसले को लेते हैं तो इससे कहीं भी किसी को भी जो है सरकार गिरावे में फायदा नहीं होगा। इस तरह की उनकी ओर से जो है अब बयान नया आया। वहीं रामकुमार गौतम भी किसानों का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि नरेंद्र मोदी को जो है 3 साल 2 महीने के लिए ये जो कृषि कानून है इनको डिले कर देने चाहिए, उसके बाद इस पर कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनको। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं झांसी, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, तस्वीरें देखिए। हम रुके हैं सुरेश साहब, हम रुके हेलो केवल टाइट है सुरेश प्रताप सरकार बहरे रहो। हाँ भाई बोला ठीक 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 सर देखिए। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें झांसी में हैं, झांसी दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कल भी यूपी के सीएम झांसी में ही थे। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के बारे में बताया। तो हरियाणा में आज विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा हो सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से। अभिषेक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल हो सकता है आज सीएम खट्टर के लिए अपनी सरकार बचाना। तो लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज सीएम मनोहर लाल खट्टर की अग्नि परीक्षा है। ऐसे में जेजेपी के अंदर बगावत के सुर सुनाई पड़े हैं, आज वो भी साफ हो पाएंगे। वोटिंग अगर आज हुई तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जैसा कि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था, चेहरे बेनकाब होंगे कि कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के साथ नहीं है। और अभिषेक हमारे साथ फिर से जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल आज सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए अपनी सरकार बचाना। जी देखिए, अगर बहुमत की बात करें तो उनके पास, जैसे कि पहले भी बताया कि 56 जो विधायक सरकार के पक्ष में इस समय मौजूदा जो समय है इसमें खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर कांग्रेस की ओर से जो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है उसमें ये जरूर साफ हो जाएगा कि कौन कौन जो विधायक सरकार के साथ खड़े और कौन किसानों के साथ खड़े, ना कि विपक्ष। इस समय जो शब्द यूज किया गया है वो किसानों के साथ, क्योंकि वो कई जो विधायक इनमें से ऐसे हैं जो बाहर जो है किसानों का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफत करते हुए दिखे थे। तो अब ये एक जो आज का दिन के बाद ये साफ हो जाएगा कि सिर्फ जो बाहर की स्थिति अलग है और विधानसभा की स्थिति अलग है, क्योंकि वो बाहर जो है किसानों का समर्थन करते हुए दिखे थे। और कल नेता विपक्ष ने भी ये बात जरूर कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि जो विधानसभा के अंदर की जो स्थिति है वो अविश्वास प्रस्ताव से साफ हो जाएगी, क्योंकि किसानों के हित की बात जो है कई विधायक बाहर किसानों के बीच खड़े होकर या टीवी या मीडिया के माध्यम से करते दिख रहे हैं। तो अब जो वोटिंग अगर जो वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में करते हैं तो ये साफ हो जाएगा वो किसानों के साथ है, अगर सरकार के साथ करते हैं तो वो किसान विरोधी साबित होंगे। ये एक जो है उनका चेहरा वो साफ हो जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव की जो लाने की जो मुख्य बात ये है कि क्योंकि 56 जो विधायक है वो सरकार के पक्ष में खड़े दिखा रहे हैं और 32 जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है। और अभी मौजूदा स्थिति ये इसी तरह की, और 45 की जो, क्योंकि 88-90 में से 2 अभय सिंह चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं और वहीं प्रदीप चौधरी है, उनकी जो सदस्यता रद्द हो चुकी है। तो ऐसे में 28 में विधायक जो है हरियाणा विधानसभा में मौजूद है। उसके बाद जो है 45 का जो आंकड़ा है वो बहुमत के लिए चाहिए, तो उससे कहीं ज्यादा जो है बीजेपी जेजेपी पार्टी के पास है। हालांकि
ये जरूर है व्हिप जारी कर दिया गया है ताकि सभी जो विधायक हैं वो इस सत्र के दौरान जो है विधानसभा के अंदर उपस्थित रहे और उसके बाद जो अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उनकी सदस्यता और उन पर जो कार्रवाई जो है वो जरूर जो पार्टी की ओर से की जा सकती है। तो कांग्रेस की ओर से भी जो है व्हिप जारी किया गया है कि ताकि तमाम उनके जो 30 विधायक हैं वो आज अगर कोई ठोस कारण ना हो कि कोई इस तरह की स्थिति ना उनके साथ हो कि वो विधानसभा में ना पहुंच पाए तो नहीं तो उनको जो है विधानसभा के अंदर उपस्थित रहना होगा। इस तरह की जो बात की गई है कि अगर कोई विधायक की स्थिति अगर किसी बड़ी समस्या अगर उनके सामने आन खड़ी होती है तो उनको जरूर इसमें छूट या रियायत दी जा सकती है और नहीं तो अगर कोई वैसे उपस्थित नहीं होता तो उसके खिलाफ जो है पार्टी कार्रवाई करेगी। जी के लिए अभिषेक। तो हरियाणा के सीएम के लिए तो आज अग्नि परीक्षा की घड़ी है ही, देखना यही होगा कि आखिर क्या होता है जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। इसी के साथ बात करते हैं अब दिल्ली के बजट की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य का 69,000 करोड़ का बजट पेश किया कल और इस बजट को देशभक्ति बजट का नाम दिया। ये पिछली बार के बजट से 4,000 करोड़ ज्यादा है। सिसोदिया ने ऐलान किया कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का बजट जारी किया है। कोरोना काल के चलते सिसोदिया ने टैबलेट से बजट पेश किया। इसके साथ ही सभी विधायकों को भी बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिया गया था। मनीष सिसोदिया ने बताया, हमने 6 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। साल 1951 के डाटा के मुताबिक दिल्ली में 12 सरकारी अस्पताल थे, लेकिन आज 38 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं। इस दौरान सिसोदिया ने पिछले साल कोरोना के खिलाफ जंग में डटे रहने के लिए डॉक्टर्स, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार प्रकट किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर और उनके प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। 2047 तक सिंगापुर के प्रति व्यक्ति की आय के बराबर करने का लक्ष्य है। करीब 16 गुना वृद्धि करनी होगी। मुश्किल लक्ष्य है लेकिन हम पूरा करेंगे। दिल्ली के नागरिकों को बिजली पर सब्सिडी की सुविधा भी मिलती रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपनी विशेष विद्युत सब्सिडी योजना के लिए 3090 करोड़ का आवंटन किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2021-22 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल 3,227 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। वहीं बजट को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बजट पर कहा कि दिल्ली का बजट बेईमानी है। यह व्यापारी समुदाय के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल के नकारात्मक रवैये को दर्शाता है। दिल्ली के बजट की कड़ी निंदा उन्होंने की। उन्नीस में जिस वक्त देश को आजादी मिली थी उस वक्त यहाँ की आबादी थी 6,96,000। 1951 की जनगणना जब हुई तो यह 17,44,000 हो गई। पिछले 75 साल में हम दिल्ली वासियों की संख्या करीब 2 करोड़ को पार कर चुकी है। इस ग्रोथ को देखते हुए ये आंकड़े इसलिए रखे क्योंकि ये एक जर्नी को समझने के लिए और उसके आगे एक विजन के लिए बहुत जरूरी है। ये जो ग्रोथ है इसको देखते हुए 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। और आज इस बजट में 2047 में इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो सम्मान से जीने के लिए सुविधाएं चाहिए होंगी, उसकी नींव हम आज इस बजट में यहाँ पे। और ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, बजट तो पेश हो चुका है दिल्ली का, तो ऐसे में बजट के बाद प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? जनता का क्या कहना है? जनता खुश दिखाई दे रही है क्योंकि व्यापारी तो नाखुश है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया वो भी कहीं ना कहीं देश हित के लिए बताया गया, क्योंकि जिस तरीके की उनकी योजनाएं हैं वो 2048 तक के लिए है और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खास तौर पर इसमें गौर किया गया है। स्कूलों को खोला जाएगा, यहाँ तक कि शहीद जो परिजन हैं उनके लिए भी स्कूल खोला जाएगा, सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे, लॉ यानी कि जो लॉ यूनिवर्सिटी होंगी वो भी खोली जाएंगी, टीचर यूनिवर्सिटी भी खोली जाएंगी। मगर ये काफी लंबा चौड़ा बजट है और कहीं ना कहीं इसको काफी दूरी तक रखा गया है, यानी कि कहने के 2048 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर कह सकते हैं ओलंपिक गेम के लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने के चक्कर में है और कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे कहें तो दिल्ली सरकार की जो उपलब्धियां हैं
वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से इस बजट को कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर आया, और यहाँ तक कि जो व्यापारी संगठनों के जो नेता है परवीन खंडेलवाल, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये जो बजट है सिर्फ सपने दिखाने का है, ना कि जो जनता को राहत देने की कोशिश की जाए। मगर कहीं ना कहीं बात करें जो मनीष सिसोदिया की, वो साफ जाहिर है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बिजली पर और पानी पर सब्सिडी मिलती रहेगी जनता को, और कहीं ना कहीं उनसे राहत मिलेगी। महंगाई को लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है। मगर बात करें जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की और चार्जिंग की, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी दिल्ली के अंदर लगभग 500 चार्जिंग पॉइंट और बनाए जाएंगे, और हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग पॉइंट होगा। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके की उनकी योजना है वो एक लंबा लक्ष्य है, और उसको वहां तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मगर जिस तरीके से बात करें अभी की, तो अभी स्थिति ऐसी कोई भी नहीं है जिससे दिल्ली की जनता जो है राहत ले सके, क्योंकि महंगाई की स्तर बिल्कुल बढ़ चुका है, और कहीं ना कहीं जनता को राहत चाहिए। वो अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था उसके अंदर भी राहत नहीं मिल पाई थी जनता को। मगर बात करें दिल्ली सरकार के बजट की, तो वहां पर भी कोई खास जनता को फायदा होता नजर नहीं आया। जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, व्यापारी वर्ग का तो ये साफ तौर पर कहना है कि उनके लिए कुछ नहीं है, ऐसे ही क्या और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, क्योंकि जनता महंगाई से तो परेशान ही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने, व्यापारी बिल्कुल बिल्कुल परेशान है। यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार का बजट था उसमें भी जो कह सकते हैं 18% के जीएसटी दिया जा रहा था व्यापारियों की तरफ से, क्योंकि हर तरीके से व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, मगर वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हुआ। मगर उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं दिल्ली के व्यापारियों के लिए कुछ राहत लेके आएगी, मगर उसमें भी सिर्फ सपने दिखाए गए हैं, यानी कि 2048 तक के। मगर अभी की बात करें 2021 की और 2022 की, तो कहीं ना कहीं वहां पर इतनी बड़ी राहत नहीं है, और कहीं ना कहीं व्यापारी के साथ साथ आम जनता भी परेशान है। मगर जिस तरीके से बात करें पेट्रोल डीजल की दाम की वजह से कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं जनता को राहत चाहिए थी, उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई भी योजना नहीं लेके आई जिससे अभी की स्थिति के अंदर कह सकते हैं लोगों को राहत मिल सकती थी। मगर केंद्र सरकार ने जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों को कंपनी के हवाले कर दिया, और कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही हैं, उसकी वजह से और ज्यादा चीजों पर फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को चाहिए था कि दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों पर कुछ कंट्रोल किया जा सके, और ताकि जो महंगाई का स्तर है वो थोड़ा सा घट सके और कहीं ना कहीं जनता को राहत मिले। मगर अभी की ऐसी कोई भी योजना ना तो केंद्र सरकार की तरफ से नजर आई, ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से नजर आई। सिर्फ आगे के सपने दिखाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से भी। मगर देखना होगा जिस तरीके से बजट जो पेश किया गया कल मनोज सिसोदिया के द्वारा, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सपने दिखाए जा रहे हैं। मगर व्यापारी अभी तक नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से बजट पेश किया था उसके बाद ही परवीन खंडेलवाल की जो कह सकते हैं स्पष्ट किया गया उनके द्वारा, क्या कि व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया, और व्यापारी कहीं ना कहीं नाराज है, और कहीं ना कहीं व्यापार को सुधारने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए थे दिल्ली सरकार की तरफ से। मगर वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठता नजर आया। और आम जनता की बात करें तो आम जनता के लिए पहले भी मुश्किलें बनी हुई थी और आज भी मुश्किलें बनी हुई हैं। जी, चिकित्सा शिक्षा के लिए तो बजट है, रोजगार के लिए बजट में क्या कुछ खास था? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें शिक्षा के लिए बजट, तो बिल्कुल इन्होंने खास तौर पर रखा गया, यहाँ तक कि स्कूलों को बनाने की कोशिश की गई है। शहीदों के परिजनों के लिए भी कहीं ना कहीं बजट का जो प्रावधान है 26 करोड़ का, वो भी रखा गया है। मगर बात करें सैनिक स्कूलों की, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आगे के लिए योजनाएं। टीचर यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचरों को किस तरीके के स्कूलों के अंदर पढ़ाना है वो भी खोला जाएगा। लॉ के लिए भी करा जाएगा। मगर युवाओं के लिए बात करें तो युवाओं के लिए इतने योजनाएं जरूर बनाई गई है, मगर योजनाएं वो कितनी सफल होगी, क्योंकि आज के स्तर में अगर कोई बीए पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में है तो उसको जॉब नहीं है। मगर सपने जरूर दिखाए गए हैं कि आने वाले समय के अंदर आपको जॉब मिलेगी, मगर जिसको आज जरूरत है जॉब की, उसके लिए अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ना तो केंद्र सरकार की तरफ से ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से। मगर सिर्फ सपने दिखाए गए हैं कि आने वाले समय के अंदर इस तरीके की जॉब मिलेगी, इस तरीके की उपलब्धियां मिलेंगी, वो सिर्फ सपने हैं। मगर फ्यूचर की बात करें, आज की प्रेजेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, ना ही बजट के अंदर और ना ही जनता के अंदर। मगर देखना होगा जिस तरीके से कल बजट पेश किया गया, आज जनता क्या समझती है, क्योंकि आज जनता से अगर बातचीत करने की हमने कुछ जिनसे राय लेने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली सरकार ने भी केंद्र जनता के लिए ऐसा कुछ भी नहीं रखा है जिसकी जनता कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाए। मगर हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली सरकार ने बिजली पानी को लेकर या फिर कोविड वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। मगर उससे कहीं ना कहीं जो घर की रसोई है या फिर कहीं जो अर्थव्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और देखना होगा जनता कितनी संतोष हो पाती है दिल्ली सरकार से। जी
बीजेपी सरकार की ओर से जो तमाम बार ये आरोप लगाया गया है कि बिजली पानी फ्री देकर ही सिर्फ वोटों को भुनाया जाता है और उसी पर ध्यान इस बार भी दिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से, तो ऐसे में बीजेपी साफ तौर पर ये कहती है कि आप रोजगार दीजिए ताकि जनता जो है पैसा कमाए, उसके बाद वो खुद सक्षम हो जाएगी ये सब खरीदने में। तो सबसे अहम बात यही है कि रोजगार के लिए कुछ नहीं रखा गया, क्योंकि कोरोना के काल में तमाम लोग बेरोजगार हो गए, नौकरी गई, तो ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान जो है रोजगार के ऊपर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसी के बारे में कुछ खास दिखाई नहीं दिया, जबकि बिजली पानी को ही एक बार फिर से तवज्जो दी गई है। देखिए, बिल्कुल एक चीज यहाँ पे ये बिल्कुल समझनी होगी, जिस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया था उसमें भी यही कहा था कि देश हित के लिए बजट पेश किया गया है, यानी आने वाले समय के लिए ही इसके अंदर बजट के अंदर का प्रावधान रखे गए हैं। मगर दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश किया उसके अंदर भी कहीं ना कहीं देशभक्ति कहा गया, यानी कि दोनों का तालमेल सिर्फ एक ही नजर आया कि सिर्फ फ्यूचर दिखाया जा रहा है, आने प्रेजेंट के लिए कुछ भी नहीं नजर आ रहा है इसके अंदर। मगर जिस तरीके से जो अभी की स्थिति है वो बिल्कुल बिल्कुल खराब है, और यहाँ तक कि जो भाजपा के जो नेता हैं, जिस तरीके से मनोज सिसोदिया ने बजट पेश किया उसके बाद में सिर्फ तीखे तेवर देखने को मिले, यहाँ तक कि भाजपा के भी, यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग के भी, मगर साफ जाइए ना, कहीं दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या फिर और राज्यों की सरकार हो, सिर्फ वो अपना बेनिफिट देख रही है, ना कि या कि दिल्ली का। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली की जनता के लिए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने दो राहत जरूर दे रखी है जो अभी तक चल रही है, और जिसके बलबूते पर उन्होंने वोट बैंक हासिल किया है, यानी कि बिजली फ्री दी जाती है, पानी फ्री दिया जाता है, वो भी 200 यूनिट से नीचे, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कुछ राहत जरूर है, मगर उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी जॉब नहीं है। जॉब की स्थिति को संभालने के लिए कहीं ना कहीं पहले जो युवाओं को जॉब देनी चाहिए थी, उसके बाद में घर की जो स्थिति है वो कंट्रोल होती है, मगर अभी तो जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। दिल्ली सरकार ने भी सिर्फ देशभक्ति का नाम दे दिया बजट को, और उसके लिए कहीं ना कहीं आगे के लिए फ्यूचर दिखा दिया, मगर फ्यूचर से अभी की कोई भी ऐसा तालमेल नहीं मिल रहा है जिससे कहीं ना कहीं युवा नाराज खुश हो, या फिर जॉब मिले, या उनको, या फिर कहे व्यापारियों को कुछ राहत मिले। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो है, यानी कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी जरूर कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जनता के लिए सोचा जाना चाहिए था, वो जनता के लिए अभी भी कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव। तो दिल्ली के बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ था बताने की कोशिश आपको की। फिलहाल रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र जारी है, विपक्ष सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्कॉर्पियो मालिक हिरेन मनसुख के मौत मामले में, यानी कि अंबानी धमकी केस में, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की और पुलिस ऑफिसर वाजे को तत्काल निलंबित करने की मांग की है, जिसे लेकर सदन में काफी गहमागहमी हुई और कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित भी की गई। कुछ देर बाद फिर सदन शुरू हुआ, जिसमें सरकार में मंत्री अनिल देशमुख ने दादरा नगर हवेली के सांसद सुसाइड केस का मामला उठाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें, कल 7 बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। आरोप लगने के बाद सचिन वजे मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से मिलने पहुंचे और करीब 4 घंटे की मीटिंग के बाद सचिन वजे ने बाहर आने के बाद मीडिया से कहा, आरोप क्या लगाया है वो मैंने पढ़ा नहीं और उसमें कुछ आरोप होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर गाड़ी मेरे पास थी या नहीं थी तो उससे क्या फर्क पड़ता, उसमें क्या आरोप है। हालांकि जो बयान आया है वो काफी गोल मटोल है, जो गले से नीचे उतर नहीं रहा है। अब देखना यही होगा कि जांच की आंच कब कहां तक पहुंचती है और क्या कुछ परिणाम निकल पाता है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले विस्तार से बताइए, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा कल? देखिए, कल जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू हुआ, सबसे पहले हिरेन मामले में जो उनकी वाइफ ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसकी कॉपी उन्होंने अध्यक्ष महोदय को पढ़कर सुनाया। उसमें उन्होंने कहा कि वाजपेयी जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके साथ और हिरन के जो संबंध थे वो मोबाइल डेटा के जरिए निकाले जा सकते हैं, और कई और ऐसे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी बात थी कि वाजपेयी हमेशा हिरन के साथ रहते थे, चाहे वो पुलिस में स्टेटमेंट की बात हो या उनके घर से उन्हें लाने की बात हो। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं कुछ छुपाना चाहती है, और यही वजह है
कि इस तरीके की चीज वो महाराष्ट्र की एजेंसियों से जांच कराना चाहती थी और वो एनआईए की जांच से कतरा रही थी, जिसके बाद मानो कि सदन में हंगामा शुरू हुआ और पहली बार कल महाराष्ट्र के सियासी में देखा गया कि 7 से 8 बार जो कि विधानसभा सत्र को रोकना पड़ा और काफी जद्दोजहद के बाद दोनों तरफ से बयानबाजी चली और इस मामले में अगर उद्धव सरकार की बात करें तो उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। जी बिल्कुल, एक और महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लग रहा है, इतना गंभीर आरोप, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के इस तरीके से चुप्पी साधे रखना कहां तक वाजिब है? फिलहाल जिनके ऊपर आरोप लगा है वजह उनकी प्रतिक्रिया आई, लेकिन वो भी काफी गोलमटोल दिखाई दी है। देखिए, जिस तरीके से आवाज में से कल मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे थे और इससे पहले वो मीडिया के सामने बेझिझक बयान देते हुए देखे गए थे, लेकिन कल जैसे ही मीडिया कर्मियों ने उन्हें हिरन के बारे में पूछा, उन्होंने कुछ भी जवाब देते हुए, गोल मटोल जवाब देते हुए जिस तरीके से गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि दाल नहीं पूरी दाल काली है और शायद यही वजह है कि अधिकारी सहित वो जिम्मेदार लोग भी इस पूरे मसले से कतरा रहे हैं। बहरहाल अब मामला एनआईए के हाथ में गया है, 9 लोगों की टीम है, 3 टीमें गठित की गई है और मुंबई सहित हिरेन के परिवार और उन तमाम तथ्यों को खंगालना शुरू कर दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया मुरारी सिंह ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एएनबी न्यूज। नमस्कार।